नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। टैक्स मंत्रा में हम आपके टैक्स से जुड़े जो भी सवाल हैं, उलझने हैं, वो इस शो के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो तरीका बेहद ही आसान है। एक मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगी, उसके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप ये शो लाइव यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, उसके ज़रिए भी वहाँ पर लाइव भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे हाउस प्रॉपर्टी पर लगने वाले टैक्स की। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको किसी भी तरीके की इनकम हो रही है आपके हाउस प्रॉपर्टी के ज़रिए, तो वहाँ पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं ये हम आगे समझेंगे। उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन कैसे होते हैं ये भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें आज हमारी मदद करेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सीए बलवंत जैन जी। बलवंत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज फोकस हमारा हाउस प्रॉपर्टी पर है कि हाउस प्रॉपर्टी से जुड़े जो टैक्सेशन के नियम हैं वो क्या कहते हैं। तो एक बेसिक सवाल से पहले शुरुआत करेंगे। क्या इनकम टैक्स विभाग ने इस तरीके का भी कुछ नियम जारी किया है कि हम इतना ही हाउस प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं या फिर हम इतना ही होम लोन ले सकते हैं? क्या उस पर कुछ नियम है? देखिए पूजा, ऐसा है कि इनकम टैक्स लॉ या और दूसरा कोई लॉ में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी हाउस प्रॉपर्टी रख सकते हैं। परंतु इनकम टैक्स एक्ट आपको मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने को अलाउ करता है, और उसके ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है तो आपको फिर बाकी की 2 प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी की प्रॉपर्टी है वो डीम टू लेट आउट डिक्लेयर करना पड़ता है। इसके अलावा एक सेक्शन 54F है जिसके तहत आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई भी असेट बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पर एग्जेम्पशन अलाउ करता है। तो उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप मतलब ये जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है वो एक रेसिडेंशियल हाउस खरीद के क्लेम कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप जो घर खरीद रहे हैं या जो बनवा रहे हैं कैपिटल गेन एग्जेम्पशन लेने के लिए, उसके अलावा मैक्सिमम आपके पास में सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए। उसके अलावा अगर ज्यादा, एक से ज्यादा अगर है तो आप ये 54 एक्ट का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। जहां तक प्रश्न है कि कितने घर के लिए आप लोन ले सकते हैं, आप एक साथ या एक के बाद एक कितने भी होम लोन ले सकते हैं, और वो बैंक डिसाइड करता है कि आपकी होम लोन मैक्सिमम अमाउंट वाइज कितनी एलिजिबिलिटी है और आप कितने तक का या कितने होम लोन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो टैक्स विभाग आपको कोई लिमिटेशन नहीं लगा रहा है कि आप इतने ही घर खरीद सकते हैं या इतना ही होम लोन आप ले सकते हैं। अगर आपके पास इतनी इनकम है जस्टिफाई करने के लिए और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तब वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टैक्स के फ़ायदे को लेकर नियम अलग हैं, जो कि अभी बलवंत जी आपको बता रहे थे कि कितने लिमिट तक आपको टैक्स के फ़ायदे यहाँ पर मिल सकते हैं होम लोन पर। अगर हाउस प्रॉपर्टी को किसी ने रेंट पे चढ़ा दिया हो बलवंत जी, जो कि हम अमूमन देखते ही हैं कि घर लेने के बाद उसी प्रॉपर्टी को लोग रेंट पे चढ़ा देते हैं और फिर वहाँ से भी कुछ इनकम इनको आ रही होती है, उस केस में टैक्स के नियम क्या हैं? देखिए ऐसा है कि अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है तो जो किराया आया है या जो मार्केट रेंट है उसमें दोनों में से जो ज्यादा होगा वो एनुअल वैल्यू गिना जाता है, और उसमें से आपका जो आपके द्वारा जो म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट किया गया है वो डिडक्शन मिलता है, वो एनुअल वैल्यू होती है। और अगर आप प्रॉपर्टी आपके सेल्फ ऑक्यूपेशन में है तो लॉ आपको मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर करने की इजाजत देता है। तो अगर आपकी 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वो ऐसा डीम टू हैव बीन लेट आउट मानी जाती है, और उस पे आपको फिर नोशनल रेंट टैक्स के लिए ऑफर करना पड़ता है। मतलब रेंट आपको मिला नहीं है पर नोशनल रेंट ऑफर करना पड़ता है, और ये नोशनल रेंट नॉमिनल रेंट नहीं है, यह मार्केट रेंट है जिसपे यह प्रॉपर्टी किराए पे दी जा सकती है। और फिर जो प्रॉपर्टी डीम टू हैव बीन लेट आउट ट्रीट की गई है उस पे बाकी नियम भी वैसे ही लागू होंगे जैसे लेट आउट प्रॉपर्टी पर लागू होते हैं। ठीक है। तो ये है नियम, अगर आपने रेंट पर अपनी प्रॉपर्टी को चढ़ा दिया होता है।
बलवंत जी, जॉइंट प्रॉपर्टी के केस में नियम क्या हैं? अगर वहाँ से कुछ रेंटल इनकम आ रही है या फिर जॉइंट प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो प्रॉफिट्स हुए हैं उस पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं? क्या जॉइंट ओनर के लिए बराबरी से ही टैक्स के नियम होंगे या फिर किस तरीके से वो कैलकुलेट होंगे? इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए पूजा, ऐसा है कि जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उस पे जो इनकम होती है वो रेस्पेक्टिव ओनर ने किस अनुपात में पैसा कंट्रीब्यूट किया है, उस अनुपात में ही वो इनकम उनके हाथ में टैक्सेबल होगी। अगर आपने आपके स्पाउस को या किसी को भी जॉइंट ओनर बना दिया है सिर्फ सक्सेशन के लिए और उन्होंने एक भी पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो आप उनके हाथ में कोई भी इनकम ऑफर नहीं कर सकते। वैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई लोग अपने स्पाउस को जॉइंट ओनर ऐड कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेज में स्पाउस हाउसवाइफ होती है तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, परंतु जो रेंट आता है वो जो वाइफ है उसके अकाउंट में लेते हैं। वो पेटेंटली रॉन्ग है। मतलब जो ओनरशिप है, ओनरशिप के हिसाब से ही आपको इनकम आपको ऑफर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर भी होना चाहिए कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है और कंट्रीब्यूशन के अनुसार ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और टैक्स कैलकुलेट होगा। अक्सर हस्बैंड वाइफ की केस में हम देखते हैं कि इस तरह की कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिए और इसके पीछे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कंट्रीब्यूशन एक तरीके से दिखना चाहिए। अगर आप वाइफ के साथ भी जॉइंट ओनरशिप में कोई घर खरीद रहे हैं तो उनको कंट्रीब्यूशन नज़र आना चाहिए, उसके पास आपके पास ज़रूरी कागजात होने चाहिए दिखाने के लिए कि वो भी आपकी जॉइंट ओनर है, तभी यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं डिडक्शन की। बलवंत जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन से डिडक्शंस अवेलेबल हैं? देखिए ऐसा है पूजा की जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उस पे एक 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो मैंने एनुअल वैल्यू बताया। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जो रेंट आया है वो ही होता है। इसके अलावा दूसरा डिडक्शन होता है कि अगर आपने घर को खरीदने के लिए, बनवाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए अगर पैसा बोरो किया है तो जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपके सेल्फ ऑक्यूपेशन में है वो प्रॉपर्टी या लेट आउट है। अगर सेल्फ ऑक्यूपेशन में है तो मैक्सिमम दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे यह डिडक्शन 2 लाख रुपया है। और अगर आपने लेट आउट करके रखी है तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, परंतु हाउस प्रॉपर्टी के हेड पे जो लॉस होता है वो 2 लाख रुपए तक का लॉस ही आप दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। और जो लॉस सेट ऑफ नहीं होता है वो आपको अगले 8 साल में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर पाएंगे। ये दूसरे इनकम का मतलब कैसा, थोड़ा और डिटेल में समझा सकते हैं? जैसे कहीं से इनकम हो रहा हो हाउस प्रॉपर्टी से और वहाँ पर लॉस हो रहा हो, तो और किस तरीके की इनकम होती है जिसके सामने वो सेट ऑफ कर सकता है? थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए पूजा है, जैसे हाउस ऑफ प्रॉपर्टी का हेड है वैसे 5 इनकम टैक्स के हेड है। एक सैलरी हेड है, आपका हाउस प्रॉपर्टी का हेड है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन का हेड है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी के हेड में 2 लाख रुपए तक का लॉस ही आप बाकी के 4 जो हेड मैंने बताए उसके सामने, उसकी पॉजिटिव इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 2 लाख रुपए से कम हो जाएगी अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का लॉस है। ये कैलकुलेशन हो सकता है काफ़ी लोगों को ना पता हो, मुझे जानकारी नहीं थी ठीक तरीके से कि 2 लाख तक का आप सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अहम जानकारी आपको मिली। अब एक बहुत पॉपुलर एक जो सेक्शन होता है इनकम टैक्स में, जाना माना एटीसी, जिसको कि काफ़ी लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट ओल्ड टैक्स रजीम वाले तो अभी तक इसका फ़ायदा उठा ही रहे हैं और जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है उनके लिए भी ये रजीम काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो सेक्शन एटीसी के तहत अगर हाउस प्रॉपर्टी आपने ली हो तो उसके तहत क्या क्या डिडक्शंस मिलते हैं जो करदाता है उन्हें? देखिए पूछना ऐसा है कि एटीसी का जो डिडक्शन है वो प्रिंसिपल रीपेमेंट, जो आप होम लोन लेते हैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, खरीदने के लिए या बनवाने के लिए,
और वो भी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है। तो उससे उससे आप लोन लिया है और उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करते हैं, तो एटीसी में आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन, बाकी दूसरी भी जो आइटम है, पीपीएफ है, पीएफ है, ईएलएसएस है, स्कूल फीस है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, एनपीएस है, इसके साथ में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। वो आपकी एक प्रॉपर्टी हो या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो, डिडक्शन आपको 1.5 लाख रुपए तक की मिलेगा। इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा रीपेमेंट भी करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, परंतु मैक्सिमम डिडक्शन आपका 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन चार्ज, स्टैंप ड्यूटी और ट्रांसफर फीस वगैरह अगर पेमेंट करी हो घर खरीदने के लिए या अपने नाम से ट्रांसफर कराने के लिए, तो वो भी डिडक्शन आप एटीसी में कर सकते हैं। एक मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो 24B में मिलता है, वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, दोनों के लिए मिलता है। एटीसी का डिडक्शन सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस के लिए मिलता है। आप लोन एटीसी के लिए स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से लिया हो तो ही क्लेम कर सकते हैं। 24B का जो इंटरेस्ट है वो आप इवन आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी बोरो किया और इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो क्लेम कर सकते हैं। और एटीसी का डिडक्शन है वो सिर्फ परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस के लिए है। 24B इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो आप रिपेयर, रिनोवेशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन, और वो भी रेसिडेंशियल हाउस हो या कमर्शियल हाउस हो, कोई भी कुछ भी हो, दोनों के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो 24B का जो दायरा है वो वाइडर है और एटीसी का दायरा है वो लिमिटेड है, क्योंकि आपका रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, लोन भी आपका स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, और वो भी परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए। बहुत अहम जानकारी दी, क्योंकि अक्सर बलवंत जी हम दिखते भी हैं कि एटीसी पॉपुलरली जाना जाता है ईएलएसएस के लिए, एलआईसी के लिए, पीपीएफ के लिए, सुकन्या समृद्धि के लिए। लेकिन देखिए, घर खरीदने के लिए अगर आप होम लोन ले रहे हैं या फिर आप प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए सरकार कितने तरीके से सपोर्ट कर रही है, और एटीसी में भी काफ़ी सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनके सामने आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली हमें। अमूमन सेक्शन 24B के बारे में ही ज़्यादातर लोगों को पता था, ईएमआई के बारे में पता था, लेकिन ये भी कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए आप होम लोन, अगर आपने होम लोन लिया, आपने घर खरीदा है, तो ये कुछ डिडक्शन है जो आप एटीसी के तहत भी क्लेम कर सकते हैं। चलिए बढ़िया। अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हम थोड़े अभी ईएमआई के बारे में बात भी कह रहे थे, अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान, और ये सवाल बहुत आते हैं दर्शकों के भी कि कंस्ट्रक्शन हमने होम लोन ले लिया है, उसका ईएमआई भी देना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी वो जो घर है उसका पोजीशन नहीं मिला, कंस्ट्रक्शन पीरियड में है, तो ऐसे में टैक्स के नियम क्या कहते हैं? क्या कुछ फ़ायदा वहाँ पर, कुछ बेनिफिट मिलेगा उसमें? देखिए पूजा, ऐसा है कि भले चाहे वो एटीसी का डिडक्शन हो या 24B का डिडक्शन हो, ये डिडक्शन आपको जिस साल आपको पोजेशन मिलता है उस साल से ही ले पाएंगे, और डिडक्शन आप पूरे साल का क्लेम कर पाएंगे, भले ही आपको पोजेशन लास्ट तारीख को मिला, 31 मार्च को भी आपने पोजेशन लिया हो या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया हो, तो भी पूरे जो पीरियड का है वो आप क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा जो आप ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड जो ईएमआई पेमेंट करते हैं, तो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है उसका तो कुछ डिडक्शन नहीं मिलता है, और जैसे मैंने बताया कि जिस साल पोजेशन मिलता है उसी साल से इंटरेस्ट का डिडक्शन और एटीसी का डिडक्शन मिलता है। तो उसके पहले जो इंटरेस्ट का पेमेंट आपने किया है, जिसको प्री ईएमआई इंटरेस्ट कहते हैं, वो इंटरेस्ट का पेमेंट जो पोजेशन के पहले वाले सालों में जितना दिया है, उसका कुल मिला के जितना इंटरेस्ट है उसका 1/5 आप पोजेशन मिला उस साल से शुरू करके 5 साल तक ले सकते हैं। परंतु आपका जो एग्रीगेट डिडक्शन है वो, जैसे मैंने बताया, करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है और प्री ईएमआई इंटरेस्ट है, वो मिला के सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख है और लेट आउट के लिए पूरा है। परंतु जैसे 2 लाख का सेट ऑफ का लॉस का लिमिट भी मैंने एक्सप्लेन किया, तो उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। और जॉइंट होम लोन में किस तरह के टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकते हैं? देखिए पूजा, ऐसा कि जॉइंट होम लोन के बारे में अब लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। जैसे मैंने बताया कि सक्सेशन की ईज के लिए लोग जॉइंट ओनर बना देते हैं बिना पैसा कंट्रीब्यूट किए हुए, ऐसे वैसे ही
लोग अपनी होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने रिलेटिव्स को, क्लोज रिलेटिव जैसे स्पाउस है, चिल्ड्रन है, ब्रदर सिस्टर है, उनको को बोरोर एज ए ज्वाइन करते हैं। तो होम लोन के बेनिफिट क्लेम करने के लिए जो मेन क्राइटेरिया है कि आप जॉइंट ओनर होने चाहिए और को बोरोर भी होने चाहिए। आप जॉइंट ओनर हो तो को बोरोर तो होंगे ही, पर को बोरोर है तो जॉइंट ओनर होना कोई जरूरी नहीं है। और एक और शर्त है कि आप होम लोन सर्विस कर रहे हो। मतलब क्या होता है, जैसे आपने घर खरीदा, वो जॉइंटली खरीदा, तो किसी एक जॉइंट होल्डर ने अपना पैसा पूरा कंट्रीब्यूट कर दिया, दूसरे जॉइंट ओनर ने होम लोन लिया और अंडरटेक किया कि भाई होम लोन मैं पूरा सर्विस करूंगा, तो जो दूसरा ओनर है जो होम लोन सर्विस कर रहा है वही क्लेम कर पाएगा। तो जो आपका जो होम लोन का जो टैक्स बेनिफिट है वो आपका होम लोन में कितना हिस्सा है, जरूरी नहीं कि वो आपका ओनरशिप का ही हिस्सा उतना ही हो। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ओनरशिप में 50-50 हो सकता है और लोन में आपका 75-25 हो सकता है, 100% भी हो सकता है। तो दोनों रेशियो अलग अलग होते हैं और यह रेशियो जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तभी फिक्स हो जाते हैं और इसको नॉर्मली आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप होम लोन का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, को बोरोवर नहीं है और को ओनर नहीं है, तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि जिस रेशियो में आपका जो होम लोन में आपका जो रेशियो है, उसी रेशियो में आप उसको सर्विस करेंगे और उसी अनुपात में आपको होम लोन के बेनिफिट मिलेंगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो जॉइंट ओनर है वो इनकम टैक्स पर्पज के लिए फुल ओनर माने जाते हैं। तो जितने भी ओनर है वो जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, तो हर एक व्यक्ति 2 लाख रुपए का जो डिडक्शन है वो 24B में और 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन है वो 83 में क्लेम कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि अनुपातिक रूप से वो कम हो जाएगा, ईच इंडिविजुअल कैन क्लेम। जी समझना चाहेंगे कि मान लीजिए हमें अभी कोई टैक्स बेनिफिट मिला, क्या वो रिवर्स भी हो सकता है? ऐसा भी कुछ प्रावधान है? हाँ, ये एकदम बढ़िया प्रश्न है जो बहुत लोगों की जानकारी में नहीं है। तो आपने होम लोन लिया है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, और अगर वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप जिस साल खरीदा उसके साल खत्म होने के 5 साल के भीतर भीतर ट्रांसफर कर देते हैं, भले वो गिफ्ट के जरिए करे या बेच देते हैं, तो जो एटीसी का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट का टैक्स बेनिफिट आपने अवेल किया है वो रिवर्स हो जाता है। और जिस साल में वो ट्रांसफर करते हैं तो आपने अर्लियर जितना एटीसी का टैक्स बेनिफिट क्लेम किया वो आपकी इनकम मानी जाती है। एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो रिवर्सल का जो प्रोविजन है सिर्फ प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए ही है। जो इंटरेस्ट का आप जो पेमेंट करते हैं और जो आप 24B में क्लेम करते हैं उसमें रिवर्सल का कोई प्रोविजन नहीं है। तो भले आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो या आप लोन का भी पूरा प्रीपेमेंट जल्दी से कर दो, आपका 24B का टैक्स बेनिफिट है वो रिवर्स नहीं होगा। भवन जी, ये तो जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी में एचआरए कैसे क्लेम कर सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ सब बताइए। देखिए पूजा, ऐसा है कि जो सेक्शन 1013A है वो क्लियरली कहता है कि आप एचआरए का बेनिफिट तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपको एचआरए मिलता है, आप उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उसके लिए रेंट पेमेंट कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी आपके द्वारा ओन्ड नहीं, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है। तो अगर इवन आप अगर जॉइंट ओनर है और आप दूसरे जॉइंट ओनर को एचआरए का पेमेंट कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप एचआरए का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वो प्रॉपर्टी को पार्टली भी ओन करते हैं। तो अगर आपको एचआरए का पेमेंट करना है तो आपको वही प्रॉपर्टी किराए पे लेनी है जिसपे आपका ओनरशिप का इवन 1% शेयर भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इसे लेके भी काफ़ी थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो अगर जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी है तो उसमें एचआरए की नियम का भी आप ध्यान रखिए, किस प्रोपोर्शनेट में आपको रेंट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपको बेनिफिट किस तरीके से मिलता है। तो काफ़ी ज़रूरी नियम है, इसका भी आप ध्यान रखिए।
अब एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो कि हर कोई पूछता है बलवंत जी, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अब उसको बेच दी है, उस पर जो प्रॉफिट हुआ है उस पर टैक्स के नियम क्या होते हैं? देखिए पूजा, ऐसा है कि जैसे प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं तो वो रेंटल इनकम हम्म। मानी जाती है। प्रॉपर्टी जब आप बेचते हैं और उसमें प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल गेन माना जाता है। हम्म। अगर आपने प्रॉपर्टी 24 महीने के भीतर भीतर बेच दी है, मतलब आपका होल्डिंग पीरियड अगर 24 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। 24 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। हम्म। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपकी इनकम में ऐड होता है और आपका जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ परचेज है, उसको हम्म। जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उस साल से मल्टीप्लाई करके इंडेक्स्ड कॉस्ट निकाल दीजिए। और जो सेल कंसिडरेशन है दलाली वगैरह निकालने के बाद में नेट सेल कंसिडरेशन है, उसमें से आप इंडेक्स कॉस्ट को घटा दीजिए। जो फिगर आता है वो आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और उस पे आपको 20% फ्लैट टैक्स है देना पड़ता है, प्लस जो सेस और एजुकेशन सेस और सरचार्ज जो एप्लीकेबल है वो लगेगा। बलवंत जी, थोड़ा तरीका भी बताइए कि इस कैपिटल गेन को और जो प्रॉफिट हुआ है इससे बचा कैसे सकते हैं? किस तरीके से री इन्वेस्ट करके या दूसरा घर खरीद के? ये तो तरीके पता ही है, लेकिन और क्या क्या तरीका है जिसके जरिए हम टैक्स बचा पाए? तो देखिए पूजा, ऐसा है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसको बचाने का तो कोई रास्ता नहीं है, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना ही भरना है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, भले वो कमर्शियल प्रॉपर्टी से हो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से हो, उसको बचाने के दो रास्ते हैं। एक तो आप रेसिडेंशियल हाउस खरीद ले, या आप कैपिटल गेन बॉन्ड जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हैं वो 6 महीने के भीतर भीतर खरीद ले। जहां तक घर खरीदने की बात है, आप जो बेचा है उसके 2 साल के भीतर भीतर खरीद सकते हैं। और अगर बेचने के 1 साल के पहले भी अगर कोई आपने रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है तो आप ये टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। परंतु अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक करते हैं या सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं तो आपको जो हायर वाला पीरियड है वो 3 साल का है। बॉन्ड आपको 6 महीने के भीतर भीतर ही खरीदने पड़ते हैं। ठीक अगर है, तो ये कमर्शियल टाइम पीरियड। प्रॉपर्टी है, हम्म। कमर्शियल हम्म। प्रॉपर्टी है पूजा, तो आपको पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सिर्फ इंडेक्स्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करने हैं। जहां तक बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड में भले वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, दोनों केसेज में ही आपको इंडेक्स कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है। आप पूरा का पूरा कैपिटल गेन या पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करेंगे तो पूरा को पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। प्रोपोर्शनेटली आप अगर कम करते हैं, कम इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो आपका जो एग्जेम्पशन है 54 का रेसिडेंशियल हाउस बेचने पे और कमर्शियल हाउस बेचने पे 54F का है, तो वो अनुपातिक रूप से आपका एग्जेम्पशन है वो कम हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई। उम्मीद है दर्शकों को मदद मिलेगी और ठीक तरीके से प्लान कर पाएंगे अपने जो भी बेचने की या घर खरीदने की योजना है उसे। अब थोड़ा टीडीएस के नियमों को भी हम यहाँ पर समझना चाहेंगे बलवंत जी। प्रॉपर्टी बेचते समय या फिर अगर उस पर कोई रेंट मिल रहा हो तो उस पर टीडीएस के प्रोविजंस क्या हैं? देखिए पूजा, ऐसा है कि आप इंडिविजुअल है और एचयूएफ है और आप बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन करते हैं, और अगर आपका बिजनेस में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और प्रोफेशन में 50 लाख से ज्यादा है, और अगर आपका अ, जो रेंट है साल में 2,40,000 से ज्यादा है, तो आपको 10% के हिसाब से टीडीएस रेंट पेमेंट करने के पहले डिडक्ट करना पड़ेगा। जो लोग बिजनेस में नहीं है और आपके और मेरे जैसे लोग जो अपने पर्सनल यूज के लिए रेंट देते हैं, या जो जिनका टर्नओवर इससे कम है, तो उन लोगों का अगर वो महीने का 50,000 रुपए से ज्यादा रेंट पेमेंट करते हैं तो उनको 5% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। जहां तक सेल की बात है, तो अगर आपका आपका अगर जॉइंट में खरीद रहे हो और आपका शेयर 50 लाख है
और उससे ज्यादा है, या आप जो खुद खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या एग्रीमेंट वैल्यू, दोनों में से भी अगर कोई एक अगर 50 लाख से ज्यादा है तो उस पर आपको 1% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है टीडीएस के नियम। क्विकली बलवंत जी का शॉर्ट में आंसर चाहेंगे, नॉन रेसिडेंट के केस में भी क्या नियम सेम है? नहीं, नॉन रेसिडेंट के केस में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अगर आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट को तो 30% के हिसाब से टैक्स काटना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% है, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वापस वही 30% का टैक्स रेट लगेगा। और वापस बता दो पूजा, उसमें जो 2,40,000 का या 50,000 का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, वो नहीं है। अगर आप महीने का 5,000 रुपया भी रेंट दे रहे हैं तो भी आपको उस पे उसके अंदर 195 में टीडीएस काटना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए काफ़ी सारे सवाल हमने कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको भी मदद मिली होगी। बलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो घर खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो उनको भी काफ़ी मदद मिली होगी। और हाउस प्रॉपर्टी के तहत किस तरीके से आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ डिडक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं, ये भी हमने आपको इस शो के ज़रिए बताया। उम्मीद है कि आपको काफ़ी मदद मिली होगी। चलिए फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बलवंत जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों धन्यवाद। का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।